ये कहानी है कृष्णा की। पूरा नाम कृष्ण सिन्हा। कृष्ण सिन्हा अपने माता पिता के साथ झारखंड के बोकारो में रहता है। इसके पिताजी उत्तम सिन्हा बोकारो की एक स्टील प्लांट में चपरासी की पिछले 20 सालों से नौकरी करते हैं। इनका बस एक ही सपना है कि कृष्णा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन जाए। पर कृष्णा का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। किसी तरह धक्का दे देकर और पिताजी की गालियाँ खा खा कर वो ग्रेजुएट हुआ। और हाँ, गाने का उसे बड़ा शौक है, वो भी भजन गाने का। अपने स्कूल टाइम में ही उसने एक भजन मंडी ज्वाइन कर ली थी। उसी में वो मंदिरों में भजन संध्या में भजन गाता और भजन भी ऐसा गाता, सुनने वाला एक अलग ही दुनिया में खो जाता था। लेकिन पिताजी की जिद की बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बने। उसके लिए न जाने कितनी सरकारी नौकरियों के पेपर दिलवाए उसने। पर कृष्णा हमेशा फेल हो जाता और पिताजी की डांट खाता। आज कृष्णा अपने मामा जी के साथ कलकत्ता गया है। बैंक के क्लर्क की परीक्षा है वहाँ पर। कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। कृष्णा अपने मामा जी के साथ ट्रेन से उतरता है। प्लेटफॉर्म पर मामा जी कुली कुली की आवाज़ लगाते हैं। तभी एक कुली वहाँ आता है और उसके मामा जी उससे मोल भाव करते हैं। फिर कृष्णा कुली के सर पे अपना सारा सामान रख रहा होता है। तभी कोई आता है और उससे टकरा जाता है। कृष्णा पलट कर उसकी ओर देखता है कि सामने एक लाइट ब्लू सलवार कमीज पहनी एक लड़की खड़ी है और जो बहुत जल्दी में है। उसे सामने वाली प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन जो आई गई है जिसे वो उसे पकड़ना है। कृष्णा ये सब एक स्टैचू की तरह खड़े होकर बिना पल के झपकाए देख रहा है। कभी उस लड़की की आंखों में तो कभी उसके लहराते बालों में। वो लगातार उसकी ओर देख रहा है, एक अलग ही दुनिया में खो गया है। उसके लिए प्लेटफॉर्म एक भीड़ बाहर वाली जगह नहीं है, मानो एक बगीचा है जहाँ चारों तरफ खुशबू है खुशबू। वो लड़की एक खूबसूरत फूल। उसके जाने के बाद उसकी नज़र नीचे पड़ती है। वो देखता है एक की रिंग जिसमें एक छोटा सा पिंक कलर का टेडी बना हुआ है। ये उसी लड़की का है जो टकराते वक्त वहाँ गिर गया था। कृष्णा उसे बड़े प्यार से उठाता है और उसे गौर से देखता है। तभी उसको पीछे से एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है कि आवाज़ आई कहाँ से। ये आवाज़ उसके मामा जी की है जो कहते हैं, नालायक जल्दी जा कुली के साथ, वो देख कितने आगे निकल गया है। एग्ज़ाम सेंटर में कृष्णा उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। सोचते सोचते वो सारा पेपर खाली छोड़ के घर का आ जाता है। घर आने पे उसके पिताजी उसका स्वागत अपनी पुरानी पुरानी गालियों से ही करते हैं। तभी कृष्णा कहता है, पापा हम उसी लड़की से शादी करेंगे। पापा सरप्राइज हो जाते हैं, कहते हैं कौन सी लड़की, कहाँ मिली लड़की, ये क्या कह रहा है कृष्णा, तू पागल हो गया है क्या। कृष्णा कहता है, पापा हम उसी लड़की से शादी करेंगे, आपको पहले कह देते हैं, हमको प्लेटफॉर्म में मिली थी, उसी को आपकी बहू बनाएंगे। तभी उसकी माँ सोचती है, जिस लड़की ने पिछले 24 सालों में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और आज इतनी बड़ी बात कह रहा है। उसकी माँ खुश हो जाती है, पूछती है, अच्छा नाम क्या है उस लड़की का, कहाँ रहती है वो। कृष्णा कहता है, हम तो उसे सिर्फ 20-25 सेकंड ही मिले, उसका नाम भी पता नहीं चला, पर एक दिन वो ज़रूर मिलेगी, मेरे गणपति पापा उसे ज़रूर मिलवाएंगे मुझसे। तभी कृष्णा के पिताजी गुस्से में बोलते हैं, अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या। कृष्णा की माता उनकी बात काटते हुए बोलती है, आप अपने बच्चे की भावना को समझो और अगर नहीं समझ पाते तो जाओ कृष्णा के लिए एक चाय बना कर लाओ। कृष्णा के पिताजी कहते हैं, मैं चाय बना के लाऊं। माता जी कहती है, वहाँ अफसरों को जाकर चाय पिलाते हो ना ऑफिस में, तो यहाँ अपने बेटे को चाय पिला दोगे तो क्या हर्ज हो जाएगा आपका। कृष्णा सुबह शाम उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था, तो कभी उस डैडी को निहारता। और जब भी पिताजी कुछ बोलते थे उससे, तो कृष्णा की माताजी उन्हें रसोई में चाय बनाने के लिए भेज देती थी। दूसरी तरफ वो बेनाम लड़की, उस लड़की का नाम निशा बनर्जी है। वह कलकत्ता में पली बड़ी काफ़ी एम्बिशियस कॉन्फिडेंट लड़की है जो अपना करियर में किसी भी हाल में आगे बढ़ना चाहती है। उसके पिताजी कलकत्ता में एक एमएनसी में मैनेजर है। निशा उस दिन अपनी बुआ को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई थी जहां उसका बर्थडे का टेडी खो गया था। निशा अपने पिताजी और माता जी को मनवा कर किसी तरह मुंबई चली जाती है। उसका सपना है एक्ट्रेस बनने का। मुंबई में होटल में स्टे करती है, फिल्म स्टूडियो में रोज़ चक्कर लगाती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। एक दिन उदास निशा स्टूडियो के बाहर खड़ी थी
सोच रही थी कि अब तो पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं और काम भी नहीं मिल रहा, अब आगे क्या होगा। तभी सामने से एक लड़का आता है और कहता है, तुम निशा हो ना, काम नहीं मिला क्या? मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, तुम्हें मैंने कई जगह धक्के खाते हुए देखा है। वो कहता है, मेरा नाम अरुण है। निशा उसे अपना सारा हाल बता देती है। अरुण उसे कहता है कि तुम मुंबई में लोकल ऐड क्यों नहीं करते, ऐसा करके तुम अपना खर्चा तो निकाल सकती हो। वो उसे एक दो लोकल ऐड दिलवा देता है। निशा के लिए अरुण का सपोर्ट बहुत मायने रखता था। अरुण और निशा साथ साथ स्टूडियो में काम करने के लिए जाने लगे। अब दोनों को छोटे मोटे रोल में मिलने लगे। अरुण और निशा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि दोनों के सोच विचार काफ़ी मेल खाते थे। और वहाँ कृष्णा के पास दो ही काम थे। पहला, निशा के सुनहरे सपनों में जीना, और दूसरा भजन मंडली की तरफ से भजन गाना। कृष्णा के पिताजी समझ गए थे कि अगर कृष्णा को टोका तो जाके चाय बनानी पड़ेगी, इसलिए उसने टोकना ही छोड़ दिया था। दूसरी तरफ निशा के पास एक प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है कि उसने अपने नए सीरियल के लीड रोल के लिए निशा और अरुण को सेलेक्ट किया है। निशा और अरुण दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों 5 स्टार होटल में ये खुशी सेलिब्रेट करने जाते हैं। वहाँ अरुण निशा को प्रपोज करता है। निशा भी खुशी खुशी उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। निशा के लिए पल किसी सपने से कम नहीं था। आज वो बहुत खुश है। आज उसे सीरियल में काम भी मिल गया था और एक अरुण जैसा जीवन साथी भी उसको मिल गया था। और वहाँ कृष्णा की भजन मंडली को मुंबई में एक भजन संध्या का ऑफर मिलता है, पर कृष्णा के पिताजी नहीं मानते। पर कृष्णा की जिद कि मेरे गणपति बप्पा ने मुझे मुंबई भेज रहे हैं, मैं ज़रूर जाऊंगा। अब वो अपनी माता जी के सपोर्ट से मुंबई चला जाता है। दूसरी तरफ निशा को पता चलता है कि प्रोड्यूसर ने उसे सीरियल से निकाल दिया है और एक नई एक्ट्रेस सेलेक्ट कर दी है। और वो एक्ट्रेस सेलेक्ट करने की सिफारिश अरुण नहीं की थी, और वो अरुण की नई गर्लफ्रेंड है। गुस्से में निशा अरुण के पास जाती है। अरुण उसे समझाता है वो किसी सीरियल में उसे काम दिलवा देगा। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। आखिरकार निशा टूट जाती है। ये घटना उसके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा है। जो उसने सपने संजोए थे वो एक ही पल में टूट गए थे, और अरुण के तरफ से मिलावट होगा उसके लिए बहुत मुश्किल होता है संभलना। वो गुस्से में रोती भी है, अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा के बैठ जाती है। और वहाँ मुंबई के रामलीला में कृष्ण की भजन की खूब धूम मचती है। शाम को कृष्णा होटल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके एक म्यूजिशियन में से एक शख्स को कुछ चोट आ गई है और वो पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। कृष्णा हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ निशा के पड़ोसी जब देखते हैं कि निशा का दरवाज़ा पिछले 2 दिन से बंद है तो ज़बरदस्ती निशा का दरवाज़ा खोलते हैं, और वहाँ उन्हें निशा बेहोश की हालत में मिलती है। वो तुरंत निशा को उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कृष्णा जब हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तभी उसकी नज़र स्ट्रक्चर पर पड़ती है जहाँ निशा लेटी हुई है। कृष्णा बेसुध होकर पीछे पीछे भागता है और ट्रीटमेंट रूम के बाहर निशा का इंतजार करता है। और जब निशा को रूम में शिफ्ट करा देते हैं, कृष्णा पूरी रात निशा के ख्याल रखता है। तो कभी उसे निहारता है, कभी खुश होता है तो कभी रोता है निशा के हाल देकर। निशा को अब भी होश में नहीं आया। उसे गहरा सदमा जो लगा था। अगले दिन सुबह निशा के माँ बाप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और कृष्णा को वो अरुण धोखेबाज लड़का समझकर खूब डांटते हैं। इससे पहले कृष्णा कुछ समझ सके, निशा के पिताजी कृष्णा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अगले दिन जब निशा को होश आता है और जब उसे पता चलता है कि एक लड़के को गलती से उसके माता पिता ने जेल भिजवा दिया है तो वो बहुत नाराज़ होती है अपने माँ बाप पे। निशा के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है
और कृष्णा को रिहा करवा देते हैं। ठीक होने के बाद निशा कृष्णा से मिलने जाती है और अपनी सहायता के लिए हॉस्पिटल में ध्यान रखने के लिए उसको धन्यवाद देती है, और पुलिस स्टेशन में उसको जो परेशानी हुई उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न है कि कृष्णा ने उसकी इतनी सहायता क्यों करी। कृष्णा को निशा की सारी कहानी कृष्णा को निशा अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे वो मुंबई आई, कैसे उसकी मुलाकात अरुण से हुई, कैसे वह सीरियल से बाहर हो गई और कैसे उसको धोखा मिला। कृष्णा को बहुत दुख होता है सब जानकर। अपने होटल रूम में पहुंचकर कृष्णा को एहसास होता है कि निशा उसकी सोच से काफ़ी अलग है और दोनों का एक होना नामुमकिन सा है, और वो फैसला करता है कि निशा को हमेशा के लिए भूलकर वो वापस अपने घर बोकारो चला जाएगा। जाते समय कृष्णा एक लिफाफा निशा के घर भिजवा देता है और ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। जब निशा उस लिफाफा को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें एक उसका खोया हुआ टेडी है जो रेलवे स्टेशन में खो गया था। उसमें चिट्ठी भी है। उस चिट्ठी में लिखा है कि कैसे उसकी मुलाकात रेलवे स्टेशन में कृष्णा से हुई थी और क्या क्या उसके बारे में कृष्णा सोचता था, और कैसा कृष्णा का एक तरफा प्यार देखकर निशा बहुत भावुक हो जाती है और कृष्णा को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ उदास खड़े कृष्णा को देखती है और जाकर उससे गले लग जाती है। कृष्णा ये सब देख के काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन निशा के हाथ में उस टेडी को देख के वो सब कुछ समझ आता है। और निशा कृष्णा से कहती है, तुम क्या चीज़ हो कृष्णा, कितना सच्चा और कितना निस्वार्थ है तुम्हारा प्यार। एक बार भी नहीं जताया, एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कम से कम एक बार बात तो करी होती। और हाँ, मैं बहुत मतलबी हूँ। तुम जैसा शख्स, तुम जैसा लड़का, तुम जैसा सच्चा प्यार करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। और उसके गले लग के खूब रोती है। कृष्णा फाइनली निशा को बिना टिकट के और 1000 की पेनल्टी देकर अपने घर ले जाता है। सुबह 8 बजे कृष्णा और निशा घर पहुंचते हैं। कृष्णा के पिताजी ऑफिस जाने वाले थे और दोनों को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। इससे पहले ही वे कुछ बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, हमने कहा था ना पिताजी, हम इससे शादी करेंगे और आपकी बहू बनाएंगे, लो हम आ गए आपके पास। पिताजी इससे पहले ही गुस्से में कुछ बोले। माताजी बोली, लो आ गई हमारी होने वाली बहू। पिताजी अपने सर पर हाथ रखकर ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। तभी माताजी कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो कृष्णा के बापू, आज हमारी होने वाली बहू आई है, जाके चाय तो बना लाओ। पिताजी रसोई में जाकर 4 कप चाय लेके आते, साथ में कुछ बिस्किट्स भी। आखिर होने वाली बहू जो आई है। अब कृष्णा की ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है। कृष्णा अब भजन के एल्बम बनाता है और यह सारा काम निशा खुद संभालती है और वो एल्बम में एक्टिंग भी करती है। गणपति बप्पा मोरया।